मैं जब हम लोग साथ में पढ़ाते थे 2013 की बात है, कोटा में एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हम दोनों ऐसे बैठे, जब उनसे बात करा था मैंने बताया यार सर मेरे को एक मतलब उस टाइम पे मैं क्लास में बच्चों को एंटरटेन के लिए छोटी मोटी स्टोरी सुनाई देता था। तो उन्होंने कहा सर ऐसे मैंने स्टोरी सुनाई, तो मैं तेरे को बहुत बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ, ये सुनाना तू। तो मैंने बताओ, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब इनका एक फ्रेंड था और उसके फ्रेंड के साथ जो रियल जिसके साथ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त उसका दोस्त था, तो ये क्या है ना वहाँ गया हुआ था यूएस। तो यूएस में वो एक कैफ़े में बैठा हुआ था, तो क्या बैठा था उसके सामने वाले टेबल पे एक बंदा आके बैठा। उस बंदे के गले में करीबन 10 से 12 ताबीज़, हाथों में बहुत सारे ताबीज़ बंधे हुए उसके। आप इंडिया में ऐसा बंदा देख लो नॉर्मल है, और अब यूएस में अगर आप सामने से बंदा है तो आप क्या करोगे? क्यूरियस तो अगर ये अमेरिका में ऐसा आदमी घूम रहा है बताओ। तो अब तो चलो ठीक है, अब तो फिर भी ऐसा देखते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। आप देखोगे वृंदावन जाके तो बहुत सारे फॉरेनर आते हैं। बड़ी बात है कोई 2005-06 के आसपास, उस टाइम पे तो इतना वो भी नहीं था, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इंडियन था वो भी, तो उसने बैठ गया वहाँ के, उसको देखे जाए बार बार। अच्छा ये बंदा जो राइटर था ये, तो उसने उससे पूछा, मतलब बहुत देर हो गई, फिर उठा और जाके बोले एक्सक्यूज़ मी। तो बोलता यस आई वांट टू आस्क समथिंग। तो बोलता यस। तो बोलता आर यू इंडियन? बोलता मैं हिंदी में बात करूँ? बोला हाँ ठीक है। तो बैठ, बोले यार मैंने आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब अगर इंडिया में आपके साथ बंदा देखता तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ आप ये इतने सारे ताबीज़ बांध के बैठे हुए, चक्कर क्या है? तो बोलता है तो बहुत बड़ी कहानी है यार, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो बोलता है अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे बता दो, वरना मैं तो 2-3 दिन सो ही नहीं पाऊँगा। तो बोलता है हाँ मैं तो फ्री हूँ, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो सुन लो। तो वहीं से वो बैठ गया वहीं पे। बोलता आप तो बताओ, इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरी कभी हुई नहीं। तो उसने बोला कि यार देखो मैं ना इंडिया से ही हूँ और मैं आगरा में रहता था, बीटेक किया है मैंने अपना, और मैं अपनी फैमिली मतलब माँ पापा का एक ही सिंगल चाइल्ड हूँ। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा था तो मैं हॉस्टल कॉलेज में रहता था, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, और तो मेरा कॉलेज में ऐसा मन लगा था ना कि तो मैं छुट्टियों में घर नहीं आता था, और घूमना फिरना प्रोजेक्ट वगैरह ये सब, तो मेरे टारगेट्स थे लाइफ के, कुछ मुझे करना था। मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़े इंजीनियर, वही उसकी CS ब्रांच थी, तो बढ़िया कोडिंग वोडिंग भी करता था, सब कुछ था उसका। तो 3 साल बाद वो घर आया, जब 4th ईयर में उसकी जॉब लग गई, बेंगलोर की किसी कंपनी में उसकी जॉब लग गई थी। तो घर आया बहुत टाइम बाद, यार अब 1.5 महीने बाद वापस जाना है, तो अब घर वालों के साथ रह लेता हूँ, क्योंकि फिर जॉब में चला गया तो फिर वही रहेगा। तो वो घर आ गया, घर वाले बहुत खुश, बढ़िया बंदा। वो आता है, आते ही अपने दोस्तों वगैरह से मिलता है, पूरा दिन ऐसे निकलता है। स्मोक करने की उसको आदत लग गई थी कॉलेज से। तो वो आया रात को, उसका घर में जो था नीचे था उनका ग्राउंड फ्लोर, ऊपर रूम था, तो ऊपर वाले सेक्शन में ये रहता था, नीचे मदर फादर रहते थे। तो उसके रूम के जस्ट में बालकनी थी जो घर के बाहर की तरफ निकलती थी। तो रात को अपना खाना वाना खा पी के बालकनी में स्मोक करता था। तो ऐसे ही वो पहुंचा और ऐसे बालकनी में स्मोक कर रहा था। तो स्मोक करते करते उसकी नज़र पड़ी पड़ोस वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है, सुंदर सी। उसने देखा होगा भाई, अपना ख़त्म किया और वापस जाके अपना काम वाम करके वो सो गया। तो उस दिन के बाद से वो जितनी बार भी बालकनी में स्मोक करने जाता, वो लड़की वहीं खड़ी रहती। तो अब आप अपने आप को वहाँ रखो और देखो, आप 2-3 दिन आप आए हो अपने घर बहुत दिनों बाद, और आपके पड़ोस में एक लड़की सुंदर सी, और आप स्मोक करो, वो इस टाइम में खड़ी हुई है। तो एक दिन बात नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, फिर आई कॉन्टैक्ट होगा। तो उनका ऐसे एक कनेक्शन बैठा और दोनों आपस में बातचीत लगे। तो पूछते कि तुमको तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, मैं जब से आई हूँ। तो बोलता मैं तो कॉलेज गया हुआ था, मेरा तो यहाँ पे था और आ रहा हूँ। तो किसी NIT से था वो, किसी से बंदा। तो बोलता है कि ऐसे 4 साल वहाँ रहा हूँ और अब मेरा जॉब लग गया बेंगलोर में, तो 1.5 महीने बाद से चला जाऊँगा। तो बोलता अपने घर वालों से मिलना आया हूँ। फिर बोलता मैंने भी तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो बोलते नहीं मैं तो अभी 2-1 साल पहले शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, इसलिए तुम कहाँ से, तुम तो आए नहीं, अभी देखोगे कैसे? बोलता हाँ ठीक है होगा। तो वो रोज़ बातचीत करते करते भैया उनका कनेक्शन बैठ गया, दोनों की अपनी स्टोरी शुरू हो गई। तो इस तरह से अब उसको पता नहीं चला 1.5 महीना कब गुजर गया। तो जब लास्ट डे था तो वो बालकनी में आया, उसने बोला कि सुबह मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की और मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, तो तुम आना कभी बेंगलोर और मैं कभी आऊँगा छुट्टी में, तो अपन मिलेंगे। तो इस तरह से बातचीत हुई इनकी, टाटा बाय बाय किया उन्होंने, वो बंदा जाके अपना सो गया। सुबह उठा, फ़्लाइट 4-3 बजे के आसपास उठा, अपना सामान वामान उठाया, गया, फ़्लाइट ली, बेंगलोर पहुँचा। सुबह पहुँचा, रिपोर्टिंग थी अगले दिन ही। तो वहीं पे अच्छा, इसमें इन्होंने कंपनी ने इनको एक फ़्लैट अलॉट कर दिया था 1 BHK। तो वहाँ जाके अपना सामान वामान रखा, फ्रेशन अप हुआ, ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद इंडक्शन होता है, सबसे मिलवाते हैं, आपका ये काम है सारा, वो हुआ। तो दिन भर उसमें निकला, शाम को 7 बजे के आसपास वो फ्री हुआ। तो थक गया था बुरी तरह से, खाना वाना खाया पिया, जाके अपने फ्लैट पे सो गया। सुबह उठा।
और जो सुबह उठता है तो वो देखता है कि मैं जहाँ सोया था मैं वहाँ नहीं हूँ। उसने चारों तरफ देखा कि ये तो मेरा रूम है। उठ के देखता है तो वो सोया था बेंगलोर में, और वो उठा कहाँ पर? अपने घर पे, आगरा में। अभी पॉसिबल नहीं है। अब जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं कोई वेरीफाई नहीं कर सकता इस पॉइंट को, बट ये उसकी कहानी है जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है। आप फिक्शन मान लो, आप जो मानना है मान लो, बट जो मेरे पास सोचता मैं बता रहा हूँ। वो उठा, नीचे गया, नीचे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो बोलते अबे तू तो बेंगलोर चला गया, तू कहाँ से आया? तो बोलता हाँ मैं बेंगलोर गया था कल। तो बोलता तू झूठ क्यों बोला, तू गया ही नहीं? तो गया तो आता कैसे, दिल्ली कैसे आ जाएगा? तो उसने बताया कि मैं से बेंगलोर गया था और मैं सोया वहाँ पर, उठा यहाँ पर। तो कौन विश्वास करेगा? तो पागल बना रहा है। तेरे को नहीं जाना तो ऐसे बोल देता, हमको से तेरे को भेज रहे थे। सही बात है। तो बोलता अरे आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, रुको। उसने फ़ोन मिलाया अपनी कंपनी में और अपने मम्मी पापा की बात करवाई। उन्होंने बोला कि साहब ये ऐसे बोल रहा है, ये कल ऑफिस में था क्या? बोला हाँ इन्होंने कल ऑफिस ज्वाइन किया है और ये सब कुछ है। तो बोलते ये बोल रहा है कि कल रात को ये बेंगलोर सोया है और सुबह आगरा में उठा है। तो उधर वो भी हंसने लग गए। बोले सर आपको पागल बना रहा है, कोई फ़्लाइट पकड़ के आ गया होगा वापस। तो बोलते हमको भी ये लग रहा है, चलो ठीक है हम इसको वापस भेजते हैं। तो वो बंदा किसको समझा, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा हो जाए, मान लो, हंसी आएगी ऐसे जैसे हंसी आ रही है अभी। तो उसने ठीक है, उसने फिर अपने एचआर से बात की कि सर मेरे को एक दिन का आज छुट्टी का टाइम दो, मैं आज पहुंचूंगा वापस। अगले दिन फिर पहुंचा, फिर वही ऑफिस गया, ऑफिस किया, रात को खाना वाना खाया, सो गया, और सोते अगले दिन वापस से कहाँ उठा, वापस से अपने रूम में आगरा। और ये क्या हो रहा है? लैग हो गया, लाइफ में लैग हो रहा है कुछ अलग से ही। और आदमी फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है यार, कॉन्शियसनेस चली जाती है, चलो अलग उठा बात के है। गिर रहा हो जैसे कोई। आप सोचो ना कितनी बढ़िया फ्लाइट है। बिना पैसे बिना पैसे के, बिना कुछ, लेटे लेटे पहुंच जाए। कहीं भी घूम लो, अपने आप घर पहुंच जाओगे अगले दिन। तो उसने बोला, वापस उठा और बोले फिर नीचे गया। मम्मी पापा बोले अब किसको क्या एक्सप्लेनेशन दे? तो बोले कल चल क्या रहा है तू? तू जाता कहाँ है? रात सुबह जाता है, शाम को वापस जाता है, कहाँ गायब हो रहा है तू? तो बोलता है अरे मैं फिर गया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, वापस से सब कुछ किया है। तो बोलते तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो क्यों हमको पागल बना रहा है? कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, कुछ है तो बता दे। तो बोलता है मैं क्या चलेगा मेरे दिमाग में, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। अब उसने फ़ोन किया एचआर को। एचआर से बोलता है सर मेरे को आज की छुट्टी चाहिए। अब 2 दिन पहले आपने ऑफिस ज्वाइन किया और आज छुट्टी चाहिए। बोलता है क्यों? बोले सर मैं ऐसे ऐसे कल सोया था सो वहाँ। आ रहा हूँ, उठ रहे आ रहा हूँ। तो बोलता है मैंने ज़िंदगी में बहुत बहाने देखे, भाई तेरे सा बहाना कभी नहीं देखा मैंने। तो बोलता है ये कौन सा बहाना होता है? तू बीमार हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए तो वो बहाना होता है। तो बोलता है कि नहीं। बोले सर एक मौका और दे दो, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा उसको ये समझ में आ गया था कि वो सोएगा तो वो वापस आ जाएगा। उसने बोला कि अब मैं वहाँ जाके सोऊंगा ही नहीं। जॉब पे गया, जॉब तो करनी पड़ेगी, काम वाम किया, रात को आके बैठ गया, रेड बुल कॉफ़ी वॉफ़ी सब खरीद के अपना सोऊंगा नहीं। वो भाई साहब बंदा पूरी रात नहीं सोया। नहीं सोया तो वहीं था, कहीं नहीं गया, वो बेंगलोर में था। तो फिर तो समझ में आ गया कि मैं अगर सोऊंगा नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। तो लेकिन कब तक नहीं सोओगे आप? कहाँ नहीं सोओगे? ऑफिस में तो सो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिन भर आपका काम चलता रहेगा। वो ऑफिस पहुंचा बिल्कुल मरी हुई हालत में और दिन भर का सोया नहीं, कोशिश कर रहा काम करने की, काम हो नहीं रहा। फिर शाम को घर आया ये सोच के कि नहीं सोऊंगा। कब तक जाग लेगा आदमी? बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। फिर वापस से कहाँ पे उठा? आगरा। अरे भाई अब सबका दिमाग ये तो टेलीपोर्ट हो रहा है। टेलीपोर्ट हो रहा है, इंसान टेलीपोर्ट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मैं फिक्शन मान लेते हैं अपन तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो अब शुरू हुआ खेल, किसको दिखाया जाए? तो भैया लोगों ने खूब सब कुछ कर लिए, तांत्रिक वांत्रिक बाबा वगैरह सब। अच्छा इधर से एक पंडित जी आए, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ दिक्कत है, इसका शहर चेंज करवाओ। तो बंदे ने एचआर से बात की, बोले सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सेंटर चेंज, मतलब ये ब्रांच चेंज कर दो। तो उन्होंने वहाँ से पुणे शिफ्ट कर दिया उसको। लेकिन वो पुणे जाए, सोए, उठेगा कहाँ? वो आगरा। सिर्फ एक शहर नहीं, उसने 3-4 शहर बदले, इवन उसने कंपनी बदल दी, लेकिन वो कहीं पर भी सोए, वो उठता कहाँ था? आगरा में। अब घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, कोई तो हमारे बच्चे का इलाज करे। एक बेटा, उसके साथ भी ये हो रहा है। अच्छा इसके अलावा और कुछ नहीं होता रहा उसके साथ। तो फिर एक बहुत कोई जाने पहचाने बहुत ख्यात पंडित, उनको मतलब ऐसे बहुत शक्तिशाली किसी ने बताया, वो वहाँ गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने उसको बिठाया, बच्चे को पूछा कि बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ? बोलता है ऐसे हो रहा है। बोला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो बोलता है मैं भी आपको समझा नहीं सकता। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है? तो उसने बोला जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है।
बोले उससे पहले कॉलेज में, बोले कॉलेज में कुछ नहीं होता था। अच्छा ये बताओ, जब तुम कॉलेज से आए और कंपनी गए, उसके बीच में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? बोले नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बोले सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें अब नॉर्मल लगता होगा तो होता होगा। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बोला कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर उसको एकदम से क्लिक किया कि वो लड़की उसको दिखती नहीं अब, जो बालकनी में दिखा करती थी। जब वो अपने घर पे है तो वो लड़की जो बालकनी में रहा करती थी तो नहीं। तो उसने बोला, उसके माँ बाप साथ बैठे हुए थे, बोले पंडित जी एक बात है, मैं जब आया था ना तो मेरे को पड़ोस में एक लड़की दिखा करती थी, लड़की मुझे दिखती नहीं है। तो उनको क्लू मिल गया पॉइंट। इधर माँ बाप बोलते हैं कौन सी लड़की? तो बोलते अपने पड़ोस वाले घर में ऊपर बालकनी में है। बोलते वो घर तो खाली है। बोलता क्या बात कर रहे हो, मैं तो रोज़ बात करता हूँ। बोले वो घर तो 2 साल से खाली है, तो कौन सी लड़की दिख गई वहाँ पे? तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब उनको ऐसा नहीं होता कि वो देख के सब कुछ बता दें, उनको क्लू मिला तो उन्होंने फोकस किया वहाँ पे। वो फोकस करके उन्होंने बताया कि ये लड़की नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा है जिसको ये पसंद आ गया है और ये इसके साथ लैच हो गई है। और ये इतनी स्ट्रांग है ना, बहुत पावरफुल है कि ये इसको ले आती है कहीं से भी जाए। तो वो बोले कि महाराज ये सब कैसे पॉसिबल है? बोले ये तो मैं भी नहीं समझा सकता, और जो इसके साथ हो रहा है ना उसका कारण ही यही है, और जितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज करना पड़ेगा, उन्हें बचेगा नहीं, चला जाएगा, ये ले जाएगी इसको अपने साथ में। तो बोलते हैं महाराज एक बेटा है हमारा, इसको कैसे जाने दें, इलाज क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखता हूँ मैं। तो उन्होंने 2-3 दिन लिए, उसके बाद वापस उनको बुलाया और बोला कि देखो इसका ऐसे तो कोई इलाज है नहीं, तो जाएगा, इसको तो कोई बचा नहीं सकता, ठीक है, मैं भी नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय करके देख लेते हैं, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो महाराज मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता। तो बोला महाराज जो भी ये करो, देखते हैं करके। तो बोला कि इसको इंडिया से बाहर भेजो। ये अच्छा गुरुजी एक चीज़ बताओ, जैसे कोई आता है जो वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से इसके साथ अटैच हो गया, मैं प्रेत हूँ, आत्मा हूँ, ऐसी कोई मतलब कितनी तरह की एंटिटी हमारे उसमें मिलती है? कोई डायन वगैरह भी आती है, डाकिनी, शाकिनी, कोई ऐसी भी एंटिटी से आपका हुआ है सामना? हुआ मेरा सामना कहो या उतार तो हमने किए हैं, मेरा सामना तो कम होता है। इस चीज़ में कम हुआ सामना, पर उतार मैंने किए हैं इन चीज़ को। जैसे एक लड़का भी हॉस्टल में था नैनीताल, तो वो बेचारा सूखते जा रहा था दिन पे दिन कमज़ोर हो गया, बहुत पतला हो गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड नहीं बन रहा है और जॉन्डिस है, पीलिया है, इसमें ये है, इन्फेक्शन है लीवर में, कई चीज़ें। एक बार उसको मेरे पास लाए, मैंने उसको ऐसी बभूति लगा दी गोलू महाराज की। मैंने कहा उनके नाम की हम बभूति लगा रहे हैं, देखो फ़ायदा हो गया तो आप फिर दोबारा आना, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको फ़ायदा हुआ, तो उसके बाद वो रोटी वोटी भी खाने लगा, सब कुछ फिट हुआ। तो फिर मैंने चौकी लगाई, उसको बिठाया सामने पे, जागरण भी था, प्लान सब बनाया था हम लोगों में। ये होता आराम लग गया था, फिर जागरण की शुरुआत होती है। जागरण था, कई लोग बैठे थे। तो जब हम खेलने लगे, हमारे पास गोलू महाराज की और गंगनाथ जी 2 हुए हमारे पास, दोनों का जब अवतार हुआ तो एक मेढक का रूप दिखा हमें। मेढक का रूप दिखा तो वो ही मेढक बन के उसके बाथरूम में रहता था, एक बाथरूम में रहता था। अब वो पता नहीं, उनने कहा पता नहीं ये है ऐसे, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उससे पहले कहा था कि तू एक तागा बांध देना जब ये तुझे, वो ये कहता था कि मेरे पास एक रात को एक वाइट कलर की उसमें एक लेडी जाती है और बैठती है, बातें करती है। अब क्या है क्या नहीं था ये मुझे नहीं ज़्यादा पता। मैंने कहा तू जो भी आती है उसके तू एक डोरा बांध देना। तो उसने पैर में डोरा बांधा, उसके पैर में डोरा बांधा, धागे की रील छोड़ता रहा तो बाथरूम तक पहुँच गया। सुबह देखा तो मेढक के रूप पे वहाँ था। तो वही मेढक के रूप पे मेरे पास आई, तो जब हमने खेले तो वो कहने लगी कि मैं, और रूप बदलने लगी, कभी आंखों से ब्लड निकाल देना, कभी मुंह से जीभ से ब्लड निकाल देना, कभी बालों को फैला के खेलना, इस टाइप के खेलने लगी। फिर हमने बहुत कोशिशें करी। चिमटे हम लोग डालते हैं चूल्हे के अंदर, चिमटा डालते हैं, लाल करके हम लोग चाटते हैं उसको। जब हम लोग पे देवता खेलते हैं उसको चाटते हैं, फौड़ी डालते हैं। और गौमूत्र हमारे यहाँ पवित्र होता है, हम किलो के हिसाब से पी जाते हैं उसको हम, वो एंटीबायोटिक भी है से, और किडनी के लिए फ़ायदे के लिए। अब देखो उनने बता रखा है कि ये अच्छा है और एंटीबायोटिक है, इससे फ़ायदे हैं। और वो किया, फिर उसको खेल के उसको अवतारित करवाया, अवतारित करा के फिर माफ़ी मांगी उसने, फिर अपना रूप धारण किया। फिर उसको हमने जार में बंद करके ऊपर से कील मार के फिर शमशान में 3 फीट नीचे दबवाई।
तो वो दिन है, ये दिन है। वो लड़का अभी ठीक है, फिट है, और अभी अब वो कहता मैंने अब तो नहीं कोई मेढक आ रहा। बोला नहीं पंडित जी अब कोई नहीं आती मेरे तो पास। गुरुजी जो आप कह रहे थे मेंढक रूप बदल रहा है, वो आपके जब आप ध्यान में थे तब आपके सामने था या वो उसी बच्चे के नहीं, रूप जब बदल जब जब हमने जागरण शुरू करा, जब ढपली बजी, जागरण हुआ, अंगीठी जली और चारों तरफ से उसको घेरा गया, चारों घेरा गया, उसको भागने का मौका नहीं दिया कहीं से भी। उसको हमने चारों तरफ से बंद, दरवाजे बंद नहीं करे, खाली घेर दिया उसको। अपनी उससे हमने अपनी मंत्रों से घेर दिया। मंत्रों से घेरने के बाद वो हिल नहीं पाई कहीं को, तब उसने अवतार लिया। नहीं तो कभी वो छुप जाती, कभी कहती मैं देवी हूँ, कभी कहीं मैं ये हूँ, कभी कहीं वो। बहुत देर में जब जागरण लग के चिमटा अंगीठी में डाला, जब लाल करके हम लोग चाटने लगे, तब जाके उसका अवतार हुआ। तब जाके बोली कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ से आई हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, मैं पहले ये थी वो थी। उसे सारी अपनी बातें बताई। बताने के बाद मान भी गई और हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बाइज्जत हमने उसको रिहा कर दिया। और कसम रसम करवाते हैं हम लोग उसकी, जैसे मोमटनो में है फांसी दिलाते हैं, बड़ी सरकार इनकी होती है बदायूं मेरठ, वहाँ पे दिलाते हैं। पर हमने ऐसे नहीं, हमने उसको अपने हिसाब से, अपने मंत्रों से उसको हमने जहाँ पहुँचाना है वहाँ हमने उसको पहुँचाया। आप कसम दिलाते हो कि दोबारा तंग नहीं करेंगे? नहीं, कसम नहीं होती है, कसम नहीं होती है, मंत्र से ही बंधन होते हैं, उसका हिस्सा दिया जाता है। जैसे कई लोग बलि देते हैं, मैंने बलि तो दी तो है पर मैंने करवाई नहीं अपने हाथ से कभी। जैसे खिचड़ी देना है और उसके साथ पंच फल, पंच मेवा, पंच मिठाई और ये चीज़ें दे के उसके कीलें गाड़नी पड़ती है, उसकी क्रिया होती है, उसको बंधन करके कि दोबारा किसी पे अटक ना करे। अच्छा। और गुरुजी जैसे और भी पावरफुल ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे कहा जाता है मसान हो गए या छलावा हो गए, ऐसे किसी से भी पाला पड़ा? मसान तो हर जगह पे है, जैसे क्या बेताल घाट के मसान है कि वहाँ पे, और ब्यानधुरा पे मसान है, वो संगलों से बांधे हुए हैं। वो कहते हैं जब करवटें बदलते हैं तो संगलों की आवाज़ आती है। और जिन पे ये देवता कई प्रकार के, जैसे जिन पे ये चीज़ें आती हैं, ब्यानधुरा बाबा हैं और ये बेताल विक्रम, ये चीज़ें आती हैं, उनके सामने ये चीज़ें तो टिकती नहीं हैं। और भी शक्तिशाली देवताएं हमारे उत्तराखंड में एक से एक हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जो आमने सामने परिचय भी कर देते हैं, बता भी देते हैं हमें और भगा भी देते हैं। उत्तराखंड में कितने प्रकार के देवी देवता हैं जो बहुत पावरफुल है? उत्तराखंड के जो देवी देवता है वो काफ़ी पावरफुल हैं। उनके आगे राजा महाराजा, पीर पैगंबर कहो या कोई, किसी की नहीं चलती उनके आगे। काफ़ी शक्तिशाली और अजमाए हुए हैं ये। जो मांगो वो मिलता है, जो चाहो वो मिलता है। जो किसी ने, जैसे एक बार देखो यहाँ अंडमान निकोबार में पानी का जहाज़ डूब गया था, तो बटालियन थी ये वाली पानी वाले, क्या बोलते हैं इनको, जो पानी वाले होते हैं, नेवी है, नेवी वाले। तो उनने डूबने लगा तो उनने कहा अगर आपके कुमाऊं पे कोई देवी है तो उसको पुकारो, तो तब हमारा यहाँ से उद्धार होगा। तो एक कुमाऊं बंधे ने अगर है तो हाट काली का, तो हमारी नैया पार लगा, इतने में वो पूरा जहाज पार कर दिया। आज भी हाट कालिका पे 50 रुपये बटालियन कटती है हर बंदे पे, कि उस पे जाता है हर बंदे का, और उसमें इतनी शक्ति है, उसने डूबते को पार करा लिया। अब इससे बाकी आप क्या कहोगे, इससे बड़ी देवी कौन है? इतनी शक्तिशाली देवियां हैं, जो मांगो वो मिला। इनका ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, इनकी कृपा और इनकी महिमा इतनी ऊंची और इतनी आगे है कि परिक्रमा जितनी करो, जितना कहो वो भी कम है। गुरुजी, आपकी जैसे आपके शरीर पे देवी देवता प्रवेश करते हैं, तो आपके क्या नियम है, आप थोड़ा बता सकते हो अपने रूटीन और नियम के बारे में? आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है और अगर नहीं करा तो क्या दंड मिलता है आपको? देखो ये बात बहुत बड़ी है और उटपटांग भी है, और कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर नहीं, जो भी हमारा उत्तराखंड का बंधा देवी पूजा करता हो, पंडित हो, पुजारी हो, इसको हम लोग डंगरिये भी कहते हैं, और ये चीज़ है, तो उसने सुबह स्नान करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्नान तो सबके लिए ज़रूरी है, पर ये पूजा पाठ वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भोजन अपने हाथ से बनाना है, खाना अपने हाथ से खाना है। और जो हमारे यहाँ घर पे लेडीज है, अपनी अर्धांगिनी जो 7 दिन उसका पीरियड्स होता है, उसके हाथ का नहीं खाना है। 5 दिन तक उसको किचन पे नहीं घुसना है। 7 दिन तक घर पे जोत नहीं जलेगी। जिसकी अगर अर्धांगिनी पीरियड से है तो उसका पति भी अशुद्ध माना जाता है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है, और उसको घर से अलग रखा जाता है।
और अगर जो इस नियम का नहीं कर और सूतक हो गया, सूतक बोलते हैं कि मौत को, बिरादरी जो मुंडन वाले होते हैं उसमें अगर किसी की एक विकेट गिर गया तो 45 दिन तक वो लोग पूजा पाठ मंदिर पे जागरण घर पे न प्रसाद ले सकता है, न दे सकता है, न पूजा कर सकता है। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ नातक। नातक बोलते हैं 22 दिन का होता है। अगर बिरादरी में बच्चा पैदा हो गया तो उसने उसके नियम पे रहना है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है, घर पे चिराग नहीं जलेगा, शुद्ध वातावरण पे रहना, मंदिर वगैरह वगैरह जाना उसका मना होता है। ये अगर वो ना करे, इस चीज़ का परहेज ना करे तो उसके ऊपर स्किन पे जो बीमारियां, चर्म रोग जिसे कहते हैं, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, इन्फेक्शन हो जाना है और फोड़े फुंसी वगैरह निकल जाते हैं और बहुत सी बीमारियां हो जाती, बुखार भी आ जाता है, आंख लाल हो जाती है, कई चीज़ें। ये बिल्कुल ऑनलाइन है। आज अगर आप इस चीज़ को आजमा लो, जो भी हमारे डंगरिये पुजारी गुरु ये चीज़ें हैं, इसका परहेज ना करें तो दूसरे दिन ही इसका आप रिजल्ट देखिए। तब हम लोग को भोजन भी बाहर का किसी के द्वारा बना हुआ नहीं खाना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है, जल तक हमने ग्रहण नहीं करना है किसी के पास का। अच्छा, ऐसा भी होता है गुरुजी, जैसे आपके पास कोई आया, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी थी और फिर उसको आपने ठीक कर दिया, उसके बाद भी आप उसको कुछ नियम कानून दे रहे हो कि तेरे को अब ये फॉलो करना है, उसके ऊपर भी आप कुछ उपाय डालते हो? नहीं, जब वो चीज छोड़ दी तो फिर तो आम आदमी है, उसको तो फिर आजाद है, फ्री है, वो तो हिंदुस्तान आजाद हो गया ना, फिर तो उसको कोई किसी की दबाव उसके ऊपर कोई बाधा या कुछ वो नहीं, आप कुछ नहीं रही। हाँ, दोबारा से वो कहीं कोई दूसरी चीज है, वो चीज नहीं पकड़ेगी उसको, वो हमारी गारंटी होती है, वो चीज नहीं पकड़ेगी। और उसको आप कुछ धागा या कुछ देते हो? ना कि ना कोई ना, धागा पास ही धूगा ना हम आए? नहीं बांधते, धागा धूगा कुछ नहीं, ना धागा ना। हाँ, ये हमारे इसमें जनेऊ होता है, जनेऊ जरूर पहनना होता है, और धागा धूगा हम नहीं बांधते। वो तो धागा ये तंत्र मंत्र वाले, तांत्रिक वाले, जिनने क्रिया कर दी होती है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी बस में कर देना है, किसी की जायदाद बस में करनी है, वो मंत्र करके पैसों का बिजनेस करके अपने आप पे वो कर देना, बोला है हाँ तुम्हारे सारे काम बना देंगे, आप ये करो वो करो, धागा बांधो, लौंग बांधो और इधर इधर को वो करो। ये नहीं, लौंग हमारा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक राख मैंने बताई, हम एक बभूति उसको बोलते हैं, राख से ही सारे काम करते हैं, सारे काम राख ही करता है, सारे काम राख से शुरू होते हैं, राख से समाप्त होते हैं। जब कोई आपके पास आता है गुरुजी, तो आप पहले उसे राख लगाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ होता है तो वो आपको सामने आ पहले जाता है? हम उसको साफ, पाक उर्दू का शब्द है पाक, तो हम उसको साफ करते हैं, जैसे उसके हाथ पांव धो के आओ, उसके बाद गौमूत्र गंगा जल, इससे हम उसको पवित्र करते हैं, सर पे छींटा मारा या पिलाया, ठीक है। तो वो तो अगर तभी खेलने लग जाते हो जी। उसमें दो होती है। अगर हिंदू धर्म की हवाई भी कई प्रकार की होती है, हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म से भी है, ईसोवासी से भी है, और ये मोमटन शक्ति अभी वो हवा कहते हैं, ऊपरी हवा का कहते हैं। अगर वो मुसलमान शक्ति है या हवा है तो वो गौमूत्र नहीं लेगा, तो उससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये दूसरे धर्म का है। उसका उपाय हम दूसरे हिसाब से करते हैं, वो हम नहीं बताएंगे। और वो गंगा जल भी अवॉइड करते हैं? नहीं लेगा गंगा जल, और हमारी जो चीजें से हम पवित्र होते हैं उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं, जिससे हम पाक होते हैं तो उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं। उस चीज से हम ये पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास अभी कौन सी शक्ति चल रही है, हिंदू चल रही है या सिख चल रही है या मुसलमान शक्ति है, क्या आ रही है, हम उससे पहचान इसी से कर लेते हैं। और कई जगह एक बार हुआ था, एक लड़का था, इधर रैखाल बोलते हैं गांव में, छोटा सा गांव है, वो लड़का 6 में पढ़ता था, तो वो कभी पागल हो जाना, डंपर चला देना, कभी घर पे मार तोड़ करना, कभी कुछ भी, मतलब ऐसी हरकतें करने लग गया। तो उसके बाद कई जगह घुमाया, डॉक्टर ने देखा, किसी ने साई को बोला बरेली ले जाओ, डॉक्टर आजकल तो दवाइयाँ देते ही हैं हर चीज़ का। अब बुरा तो डॉक्टर को भी नहीं कहना चाहिए, हमारी फैमिली से भी कई डॉक्टर हैं, उनसे कहते हैं कि वो डॉक्टर तो मर गया, नहीं कहते हैं सीरियस डेथ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सांस लेना भूल गया है, ठीक है। डॉक्टर ने तो सीधे कहना है कि सांस लेना भूल गया, तो वो उसने कुछ भी दिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में मेरे पास लाए, वो अभी भी है बच्चा, लाए, बातें करी, तो उसके बाद हमने जागरण का प्लान लगाया, वो बभूति पे नहीं आया, हमने जागरण का प्लान लगाया। उसमें जो थे, हम लोग 3 थे, एक गोलू महाराज के गुरु थे, एक गंगनाथ जी के गुरु थे, एक देवी माता जो हमारी है उसके गुरु थे, लेडीज़ थी, बुजुर्ग माता थी। जब चौकी लगाई, उसको बिठाया गया तो वो हमारी मजाक बनाने लगा, बोला कि ये कौन है, क्या है, ऐसे क्यों बिठा दिया, और हमें क्यों बुला दिया, हमें क्यों बिठा दिया, ऐसे मजाक बनाने लगा। जब मैंने कहा गाय गौमूत्र का छींटा मारो, जागरण शुरू करो, तो उसने वहाँ उधम मचा दिया कि तोड़ फोड़, उठाना बैठाना सब कर दिया। तो फट पकड़ लिया उसको लड़कों ने, हाथ पे भी नहीं आया, ज़बरदस्ती। फिर जब देवियाँ प्रकट हुई, तीनों देवता खेले, तो वो साइड हो गया, वो हाथ जोड़ने लगा।
खुद पूछा, उसके ऊपर गंगा जल वगैरह डाला तो सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ गया, एक दीवार पे चिपक गया जैसे कि इस पे कोई चीज़ है ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसा बन गया निर्जीव। तो फिर पूछा गया तू कौन है, तो तब उसने बताया कि मैं इरफान हूँ। तो कहाँ से, नाम बताया, मुझे आज भी याद है उसका नाम, इरफान। तो कहाँ से आया, बोला जिस पेड़ के नीचे इसने बाथरूम करी वहाँ पे मैंने फांसी खाई थी। इतनी बड़ी बात उसने, तो वहाँ से मैं इसके पीछे आ गया और ये इसको मैंने सब कुछ कर रखा है। वो कव्वालियाँ गाने लग जाता था, डंपर चलाने लग जाता था, ऐसी हरकतें करता था कि जैसे कि अब हम कह नहीं सकते, मतलब एक छोटा सा बच्चा था वो, मतलब बड़ों से भी ज़्यादा एक कातिल की तरह हरकतें करता था, जैसे एक कातिल होता है। तो उससे बचते थे, माँ बाप पेरेंट्स से परेशान हो गए। तो फिर लास्ट में पूछा तू क्या चाहता है, चलो ठीक है, इसने कर दिया। अब इसका उपाय भी तो है, बता तो दिया हम लोगों ने, या इसने बता दिया, इसका उपाय क्या है। उसने कहा कि इसका उपाय क्या खाएगा। अब उसने ऐसी चीज़ बताई जो चीज़ हम दे नहीं सकते। उसने बता दिया कि मैं ये चीज़ खाऊंगा। हमने कहा भैया कहाँ से लाएं, 1-8 किलो होता तो कहीं से ले आते। मैंने कहा भैया हमारे बस की जो चीज़ है वो बता। फिर वहाँ एक काठगोदाम है, वहाँ से यहाँ से 24-22 किलोमीटर चोरगलिया से हल्द्वानी। तो काठगोदाम थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है, ये नैनीताल निकलती है रोड सीधे, पुल से पहले एक मज़ार है, बोले उस मज़ार पे लेके जाओ। तो मैं उसको वहाँ लेके गया, तो वहाँ पे खड़ा किया, उसके पेरेंट्स थे, मैं था, मेरे साथ और भी गुरु माताएं थी। गए तो उसने, हम दूर खड़े हो गए, हमें तो कोई नियम पता नहीं था उनका क्या है क्या नहीं है। तो उसने वहाँ जाके, मैंने कहा भैया तू जो भी है तू यहाँ पे, उसके वहाँ जो उनके मस्जिद के वो गुरु थे उनको बुलाया। उनने जैसे उल्टे पैर धोए, उल्टे करके मुंह धोया, ऐसे उल्टे हाथ धोए, बोला मैं जा रहा हूँ, कसम खा, और वो कुरान के ऊपर हाथ रखा। फिर एक हरी रंग की चादर दी, अगरबत्ती की वो पैकेट दी, और एक इत्र होती है लोगों की, इत्र दी उसमें, और गुलाब के फूल दिए, और कसम करवाई, और वो फिर छोड़ दिया। उसने बोला हमें गोश्त के पैसे दे के जाओ। वो गोश्त के हमने पैसे दिए, हमें पता नहीं गोश्त क्या है क्या नहीं, हम तो जानते नहीं है। बोले इसी चीज़ के लिए हम तर ये जाएंगे। उसी ने डिमांड रखी है, ये डिमांड उसी ने रखी, हमें नहीं पता गोश्त क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम बता नहीं पाएंगे जो चीज़ उसने मांगी। तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आया इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो। वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत खरीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और 1 महीना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं। तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी
ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा। ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है उसको, भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है। उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो। जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं।
फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहासुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं? हाँ, बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी उसी घर में। अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूँगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो, उसी लड़की को।
थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है, तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई, रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी फिर अपनी बेटी को मारा, उसे सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई? जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस, अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई, सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ, अरे अब बुलाया जा रहा है अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट, जो एंटिटी है, कि तू यहाँ पे टेनेंट रख, कि किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है, उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह क्रिया, हाँ करवाती वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा, कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से, कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं, अपनी बेटी और वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे,
फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक, इंदौर में। मैं स्काईलाइन होटल में मिला था, वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया, भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, ये नंबर मेरा ही नहीं। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं अब 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया। अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही है, तू घर छोड़ के चले जा। अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई? वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है, मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरफ देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा,
मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगे फिर नहीं बोलेंगे। चलो लोकेशन नहीं आई वीडियो में, उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो सबके बच्चों को मार रही है वो भाई सबके बच्चों को, जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।